ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन हम इस समय भगवत गीता स्वाध्याय में एक एक श्लोक लेते जा रहे थे, लेकिन आज हमने एक अलग टॉपिक चुना। वो है, आज का टॉपिक है पति पत्नी और वो। सो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन है वास्तव में, है ना। सो वास्तव में क्या होता है कि हम अध्यात्म में भी आ जाते हैं, योग में भी आ जाते हैं, अपने जीवन में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन एक जगह हम सबसे भूल चूक होती है, वो है हमारे अपने गृहस्थ जीवन में। खासकर जो पति पत्नी का संबंध है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनबन बनी रहती है, और कई बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ और छोटी मोटी बातें होती रहनी तो नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन कई बार आज देख लीजिए, तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कारणों से लोग आपसी संबंधों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस दिखाई देती रहती है। तो समस्या है तो समाधान भी है। तो आइए आज हम कुछ चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आज का टॉपिक हमारा लॉज दैट ब्रीड लव फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। सो ये वास्तव में ऑल क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, जिनका हाल ही में अभी एक प्रोग्राम हुआ था। उन्हीं के बनाए हुए कंपाइल किए हुए कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबसे। सो सबसे पहले गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। So as I discussed, today we have laws that breed love for happy married life. That is the topic. So कुछ ऐसे नियम जो प्रेम पैदा करता है और हैप्पी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू रखने में हमें हेल्प करता है। So पहला है लॉ ऑफ एम्पैथी, है ना। एम्पैथी का सीधा सीधा अर्थ देखिए, दो शब्द हम लोग सुनते आ रहे हैं, सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो सिंपैथी है दूसरों के प्रति सहानुभूति जताना, और एम्पैथी थोड़ा सा उससे और बेहतर है। एम्पैथी है दूसरों के जूते में पैर रखकर महसूस करना, है ना। दूसरे व्यक्ति की जगह पर स्वयं को रखकर फिर महसूस करना है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। सो दैट इज लॉ ऑफ एम्पैथी। सो जब भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप हमारे अच्छे हों, तो कभी भी एक दूसरे को ना, हम जैसे एक आपने देखा होगा, हम 6 बनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो 9 है और आप कह रहे हैं 6 है ना। सो हम जिद में रहते हैं कि नहीं नहीं ये 6 है, और वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं ये 9 है, जबकि दोनों ही अपनी जगह सही है। तो एम्पैथी का अर्थ होता है कि केवल अपनी जिद में नहीं रहना, सामने वाले व्यक्ति की तरफ भी जाकर देखना कि सच्चाई क्या है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एम्पैथी। सो व्हेन देयर आर नो एम्पैथेटिक एक्सचेंजेस, डायलॉग्स and especially empathetic listening, then relationship loses all lubricants, है ना। So इस तरह से जब हम देखते हैं कि कुछ भी हम ऐसे वार्तालाप करें या सुने, तो एक तरफा नहीं होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के साइड में भी जाकर दूसरे व्यक्ति के जूते में अपना जूता रखकर, पैर रखकर हमें समझना चाहिए वास्तव में कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। अपने जिद पे नहीं रहनी चाहिए। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ गुड रिलेशनशिप। दूसरा है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। अब क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपनी गलती तो बहुत जल्दी माफ कर लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जज बन जाता है। वो दूसरों की गलतियों को जल्दी से माफ नहीं कर पाता। आप देखेंगे कभी भी, रोजी जी जय श्री कृष्ण, आस्था हरे कृष्णा। जी जी बिल्कुल, ऐसा भी कुछ हो सकता है।
श्यामली जी, हार्दिक स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। वास्तव में क्या है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पति पत्नी और वो। तो ये रहस्य है कि वास्तव में वो कौन है। सामान्यतया क्या होता है कि अध्यात्म में या धर्म में या इन सब चीजों में उतनी रुचि हमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ भी ऐसा चटपटा कुछ सब्जेक्ट हो, कुछ ऐसा अलग सा हो, है ना, तो उसमें हमारा रस एक्चुअली ज्यादा रहता है। तो आज इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा पति पत्नी और वो। तो समझेंगे बाद में इस प्रोग्राम के लास्ट में कि वो कौन है वास्तव में हमारे इस समाज में। पहले हमने लॉ ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ में लिया लॉ ऑफ एम्पैथी, यानी दूसरों के जूते में पैर रखकर देखना, दूसरे के साइड से भी देखना, अपनी जिद नहीं अपनी ही जिद पे नहीं हमेशा रहना। इसके कारण भी कई बार इस जिद की वजह से रिश्ते खराब होते हैं और छोटी छोटी बातें होती है जो फिर बड़ी बातें बन जाती हैं। दूसरा है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। जैसा मैं कह रहा था कि अपनी गलती तो लोग तुरंत माफ कर देते हैं। जैसे कई बार एक ग्लास छूट जाए आपके हाथ से तो तुरंत हम जस्टिफाई करते हैं कि अरे वो गलती से छूट गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, पता नहीं मेरा ध्यान कहीं और था। और वही गलती किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाए, सामने वाले व्यक्ति से हो जाए, तो हम वहाँ जज बन जाते हैं, बहुत सारे हिदायतें देने लगते हैं, सजेशन देने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। तो इसकी वजह से भी कई बार डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात, माफ नहीं करने के कारण पुराने से पुरानी बहुत सारी ग्रजेस होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती है जिसमें हम एक दूसरे को ग्रज रखते हैं और माफ नहीं कर पाते हैं, है ना। ये माफ नहीं कर पाना सबसे जो है रिश्तों में खटास पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जिस तरह हम अपनी गलतियों को फटाक से माफ कर देते हैं, जल्दी से माफ कर देते हैं, वैसे हमें सामने वाले की गलती को भी जल्दी से जल्दी माफ करने का प्रयास करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध अच्छे रहें। तो ग्रेट मैरिजेस आर मैरिजेस ऑफ टू ग्रेट फॉरगिवर्स। जो दो लोग जो जल्दी एक दूसरे को माफ कर पाते हैं, वास्तव में उनका शादी बहुत बेहतर टिकता है, चलता है और उसमें हार्मनी रहती है, सामंजस्य रहता है, प्रेम बना रहता है। नहीं तो कई बार लोग छोटी छोटी बातों, 10 साल पहले कुछ हो गया, 5 साल पहले कुछ हो गया, 2 दिन पहले किसी ने कुछ कह दिया या सुन लिया, उसको लेकर लोग बार बार ये खासकर माता जी लोगों में भी हो सकता है, प्रभु जी में भी हो सकता है कि वो ना पूरे डेटा रखती हैं, इस तारीख को ये हो गया था, उस तारीख को तुमने ये कह दिया था, उस तारीख को तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया था, उस तारीख को तुम्हारे उन्होंने मुझे ये कह दिया था। तो ये सारे डेटा जो है एक्चुअली कलह पैदा करते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जो रिश्तों में खटास पैदा करती है। तो जितना जल्दी हो सके, कई बार माफ करना पता है क्या, अपने ऊपर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। कई बार जब हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, इसका अर्थ है, भगवान बुद्ध कहते हैं, ये बदले की भावना, ये ग्रजेस ठीक वैसा ही है जैसे आप आग का गोला किसी पर फेंकने के लिए रखते हैं। उस व्यक्ति को तो बाद में जलाएगा जिसके ऊपर आप फेंकने वाले हैं, जितने देर वो आग का गोला आपके हाथ में रहता है आपको ही जलाता है वास्तव में। जितना जल्दी हम माफ कर पाते हैं किसी को, हम अपने ऊपर उपकार करते हैं वास्तव में। हमें चैन की नींद आती है, हम पीस महसूस करते हैं, हम संतुष्ट अनुभव करते हैं, हम शांत अनुभव करते हैं। माफ करना और सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ये जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा उनके रिश्ते अच्छे होंगे। ये केवल हस्बैंड वाइफ में ही नहीं लागू होता, हर एक रिश्तों में है कि जितनी जल्दी आप माफ कर पाते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। ग्रेट मैरिजेस आर मैरिजेस ऑफ टू ग्रेट फॉरगिवर्स, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा हमारा स्वाध्याय से अलग है, भगवत गीता स्वाध्याय से अलग है, लेकिन वास्तव में ये धर्म से ही जोड़ने वाला है, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ घंटी बजाना मात्र नहीं है। धर्म का अर्थ है नैतिक जीवन का जो है पहले तो अध्ययन करना, उसके विषय में जानना और वैसे ही जीने का प्रयास करना, है ना। मोरल वैल्यूज बनाना, और ये सारी चीजें हमारे जीवन को सुखद सहज बनाती है, हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाती है। हरे कृष्णा। आप सभी मुझे दिख रहे हैं, सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पति पत्नी और वो। वो कौन है, लास्ट में जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा कि पति पत्नी के बीच वो कौन है वास्तव में जिसकी वजह से या तो जीवन मतलब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं या खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट लॉ इज, जो लोग लेट से जुड़े हैं, बाद में जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप बाद में शुरू से देख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना।
सबसे पहले स्वयं को भी स्वीकार करना है। कई बार क्या होता है, बहुत गिल्ट ग्रज में रहते हैं, कई बार तो हम या तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो व्यक्ति खुद को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते वो दूसरों को भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, बचपन से भी ये उदाहरण सुनते आ रहे हैं, 5 उंगलियां 5 अलग अलग साइज के हैं, शेप के हैं। सो हम जिद नहीं करते कि 5 एक जैसे क्यों नहीं है, ये 5 अलग अलग उंगलियों का अपना योगदान है। जब हम मुट्ठी बनाते हैं या कुछ चीज पकड़ते हैं तो प्रकृति ने इस तरीके से बनाई है, इसकी रचना इस तरह से की है ताकि हमें ये हेल्प करती है। उसी तरीके से परमात्मा की प्रकृति ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग गढ़ा है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग रचा है। हर एक व्यक्ति एक जैसा ही नहीं हो सकता, और हर एक व्यक्ति आप जैसा ही हो गया तो आपका कोई महत्व नहीं रहेगा संसार में। इसलिए ना डिफरेंट कलर्स हैं, रेनबोज में जैसे ना अलग अलग जीवन में कलर्स होते हैं, प्रकृति के अलग अलग रंग होते हैं, तो वो सब रंग का अपना महत्व है। कोई जिद करे कि सब कुछ व्हाइट ही क्यों नहीं हो जाता, सब कुछ रेड ही क्यों नहीं हो जाता, सब कुछ ग्रीन ही क्यों नहीं हो जाता, बोरिंग हो जाएगी लाइफ। इसलिए जो अलग अलग कहते हैं ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, सो हर तरह के लोग होते हैं। उसी तरह से जो आपके, खासकर ये आज का टॉपिक हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशन हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर है। सो 2 अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, आपकी प्रकृति अलग है, सामने वाले की प्रकृति अलग है, तो उसको अपने जैसा बनाने की जिद करना वास्तव में इसी में खींचतान होती है। और रिश्तों में एक और भी कहा गया, एक डिसिप्लिन में, जैसे बीना का तार होता है, जैसे गिटार के वायर्स होते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते थे कि बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो वो वायर्स टूट जाएंगे, और बहुत ढीला छोड़ देंगे तो वो अच्छे से बजेंगे नहीं, उसमें संगीत अच्छे से निकलेंगे नहीं। इसी कारण से हमें जीवन में बैलेंस, ये चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह बैलेंस की आवश्यकता होती है। और हम अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करते हैं, हम अपना बेस्ट से बेस्ट प्रयास करते हैं, फिर भी चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पूछने में, आस्किंग इज नोइंग, जिज्ञासा करने में, इस तरह की ट्रेनिंग इत्यादि अटेंड करने में सहूलियत मिलती है। हम एक्चुअली कई आती हुई चीजें हम भूल जाते हैं टाइम के साथ, तो बार बार ऐसे प्रोग्राम्स रिवाइव करते हैं हमारे एनर्जी को। सो थर्ड हमारा है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। और उसी तरीके से देखा ना, जैसे आप पति को छोड़ दीजिए, पत्नी को भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप मान लीजिए भाई बहन है, आप 2 भाई बहन हो, कि कई लोग 3 होते हैं, कई लोग 4 होते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं। विद इन द फैमिली मान लीजिए कि माता पिता है और आप एक भाई एक बहन है, एक छोटी फैमिली का, एक सिंपल फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे जो आपके ब्लड रिलेशन है, इमीडिएट, योर मदर, योर फादर, योर रियल ब्रदर और सिस्टर, ये 4 लोग हैं, उनके बावजूद भी चारों की प्रकृति अलग अलग है, चारों का स्वभाव अलग अलग है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने वाली हो, या कोई पत्नी हो या पति हो एकदम से हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, सब कुछ मेरे जैसे उसके सारे सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ सारे गुण मिलते हो, सारे स्वभाव मिलते हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा फिल्मों में हो भी सकता है भले, बट रियल लाइफ में ऐसे परफेक्ट कोई भी नहीं होता। ना कोई पत्नी परफेक्ट होती है, ना कोई पति परफेक्ट होता है। जो जैसा है उसको स्वीकार करना, टेढ़ा है पर मेरा है ये ऐड आप सबने देखा होगा। तो आपस में जैसे भी है, कई बार ना हम पूरे जीवन में हम ड्रीमलैंड में रहते हैं। कई बार तो शादी से पहले लड़कियों को लगता है अच्छा कोई सफेद घोड़ा लेके कोई राजकुमार आएगा और फिर उसमें मुझे बिठा के पता नहीं कहां कहां ले जाएगा। ये खाली सपनों की दुनिया है। रियल लाइफ में ऐसा कोई ऐसा नहीं आता सपनों का राजकुमार, और ना ही ऐसे कोई ड्रीम गर्ल आती है। तो अलग अलग गुणों और अवगुणों से बने हुए हम सब मानव अलग अलग प्रकृति के हैं। इसलिए सामने वाला व्यक्ति जैसा है, जब आपकी शादी हो जाए, देखिए हमारी जो हैप्पी मैरिड लाइफ है, पहले देखिए ना हम लोगों के माता पिता को शायद एक दूसरे को दिखाया भी नहीं गया होगा कि आपकी किससे शादी होने वाली है। बड़े बुजुर्ग देखते थे लड़के लड़की, लड़का और लड़की, और फिर उनकी शादियां, और कितनी सक्सेसफुल लाइफ थी। देखिए अलग अलग डिफरेंसेस में अलग अलग उनके व्यवहार रंग रूप होने के बावजूद, है ना, उनमें कितना प्रेम रहता था वास्तव में, उतना आज मिसिंग है। आज हम एक दूसरे को देखते हैं, कई बार हम लव मैरिज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में पता भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इतनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली, है ना। इतने तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, इतने कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, और कहते हैं कि कोई भी जो संबंध है ना वो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरता, वास्तव में अहंकार के द्वारा वो मारा जाता है या उसकी हत्या की जाती है ना। सो नो रिलेशनशिप डाइज इट्स नेचुरल डेथ, है ना, इट इज मर्डर बाय ईगो। सो अहंकार एक बहुत बड़ा
जो है कारण है जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आती है वास्तव में। तो स्वीकार करना चाहिए, जो जैसा है उसको स्वीकार है। कुछ उसमें गुण होंगे, जिस तरह हमारे में कितने भी अवगुण हैं, हमारे घर के लोगों ने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने, सोसाइटी ने हमको भी स्वीकार किया है। ऐसा तो नहीं है कि सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति हो। हाँ, ये है कि आप देखेंगे जैसे आपस में हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, वाइफ की बहुत तारीफ करता हो, हस्बैंड की बहुत तारीफ करता हो, लेकिन आपस में केवल शिकायतें रह जाती। केवल बहुत साथ में रहने से ना केवल कमियां ही कमियां एक्चुअली दिखाई देती रहती है। तो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर काम करती है, स्वीकार भाव। तेरा है पर मेरा है। जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट इज law of priority. Relationship has higher priority than winning over in arguments. अक्सर क्या होता है, छोटे छोटे अहंकार के कारण आप देखेंगे कि बातों से आर्गुमेंट्स करते ना लोग बहुत चीजें खिंच जाती है। सामान्यतः थोड़ी सी नोक झोंक होना ये एक मिठास है, ये प्रेम का ही एक आदान प्रदान है वास्तव में। जैसे आपके खाने में डेली मीठा हो जाए तो आप बोर हो जाएंगे, बल्कि डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाएगा। सो थोड़ा खट्टा मीठा जीवन का ऐसा चलता रहता है, ये जीवन की मधुरता है, ये हार्मनी है ना। कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है, बट ठीक है, सब कुछ ऐसा चलता रहता है। सो लॉ ऑफ प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि आपके जीतने से ज्यादा संबंधों का बचना जरूरी है, संबंधों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सो कई बार आर्गुमेंट्स में ईगो में हम चाहते हैं कि कुछ भी साम दाम दंड भेद सारे डेटा, जब भी आर्गुमेंट्स होती है तो पता नहीं कितना पुराना डेटा, उसने मुझे उस दिन ये कहा था, तुम्हारे माँ ने मुझे इस दिन ये कहा था, तुम्हारे भाई ने मुझे उस दिन ये कहा था, पता नहीं कहां से डेटा कलेक्ट करके हम एक्चुअली जीतना चाहते हैं। लेकिन प्रायोरिटी है कि आपके रिश्तों में मधुरता रहे, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता रहे। केवल जीत जाने से भी कई बार आप हार जाते हैं, और कई बार हार कर भी जीत जाते हैं वास्तव में, है ना। सो ये हमें समझना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। जब भी जीवन में कुछ चुनाव हो तो देखना चाहिए हमारे रिश्ते बच रहे हैं क्या, हमारा प्रेम बच रहा है क्या, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। बाकी सब चीज जो है, और क्योंकि अल्टीमेटली कई बार ईगो में आकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको साथ में रहना है, इसलिए आपको समझदारी से स्टेप आउट करना पड़ेगा। आपको कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जीतने से भी ज्यादा संबंध को बचाना और बेहतर स्वस्थ रखना। उसके बाद है लॉ ऑफ सेंटेंस सैनिटाइजेशन। ओन्स ऑन द टंग हील fastest, but wounds given by the tongue heal slowest. 10% conflicts are because of difference of opinion, and 90% conflicts are there because of bad tone. Language problem, tone, है ना। सो किस तरीके से आप टोन यूज करते हैं, किस तरह का आप लैंग्वेज यूज करते हैं। कई बार हमारी शुरू से ही ना अपब्रिंगिंग्स कैसी हुई, हमारा ना लैंग्वेज कैसा है, हमारा टोन कैसा ना, सो इससे हमारी ना अपब्रिंगिंग्स का भी पता चलता है कि हमारी परवरिश कैसी हुई है वास्तव में। सो बहुत जल्दी हम वास्तव में, कई बार तो ऐसा होता है कि हम बहुत मैकेनिकली और टेक्निकली हम बाहर के लोगों के साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, बड़े अच्छी भाषा का यूज करते हैं, थैंक यू बड़ी आसानी से बोलते हैं। और एक बात और भी है, कई बार लोग कहते हैं अपने में थैंक यू नहीं चलता, सॉरी नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको अच्छा लगता है ना। सो मैकेनिकल भी नहीं होना चाहिए, सॉरी बोल दिया और थैंक यू बोल दिया और उसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसा नहीं, दिल से बोलना चाहिए और इसकी आदत डेवलप कर लेनी चाहिए। आप बैंक जाते हैं, कोई पेन भी देता है, आप थैंक यू बोलना नहीं भूलते। सो घर में कोई एक गिलास में पानी दे देता है ना, अच्छा लगता है, ये ना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें हम सेंस ऑफ एप्रिशिएशन, है ना, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, इसको हम प्रमोट कर रहे होते हैं वास्तव में थैंक यू बोलकर या सॉरी बोलकर भी। सॉरी बोलना भी कई बार अहंकार हमें रोकता है ना। और किसी को माफ करना भी और माफी मांगना भी, दोनों ही हमें लगता है कि बहुत पहाड़ बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे ईश्वरीय प्रेम बढ़ता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक प्रेम बढ़ता है तो बड़ा आसान हो जाता है। प्रेम की अधिकता होगी तो अहंकार कम होगा, और अहंकार की अधिकता होगी तो प्रेम सूख जाता है वास्तव में। तो हमेशा सोचना चाहिए कि प्रेम को प्रायोरिटी देना चाहिए, आपस में जो हार्मनी है रिलेशनशिप में उसको हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। अहंकार में किससे हारना, किससे जीतना, कितने दिन की जिंदगी है हमारी, 200-400 वर्ष हम लोग थोड़ी रहने वाले इस प्लैनेट पे। तो छोटी सी जिंदगी है, उसको हम डिवाइन बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ प्रायोरिटी, हाँ नहीं, उसके बाद था लॉ ऑफ सेंटेंस सैनिटाइजेशन, मतलब शब्दों का सही सही प्रयोग करना, टोन का सही सही प्रयोग करना। कई लोगों की ना हमेशा शिकायत करने की, टोन मारने की आदत होती है, आदत पड़ जाती है। प्लीज
यदि ऐसा है तो थोड़ी देर ध्यान कीजिए, आप रियलाइज कीजिए कि आज पूरे दिन में हम, पता है कि शाम में सोने से पहले देखना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या ऐसा बोल दिया कि किसी का दिल दुखा दिया हमने। पता है इससे क्या होगा, तुरंत के तुरंत हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हम सॉरी मांगकर, मैसेज करके, फोन करके, गले मिलकर, कुछ भी ऐसा उपाय करके हम हाथ के हाथ इस केस को निपटा सकते हैं, है ना। तो कई बार होता है ना, हमारी आदत पड़ जाती है, हम और उसको हम सीरियसली लेते भी नहीं है, एक आदत पड़ जाती है। सो व्हाट, सो टोन मारना, टाउंट करना, बैड टोन यूज करना, है ना। सो ये पूरे दिन हम ना एक डायरी बना सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि पूरे दिन हम क्या क्या ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जिसको बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सकता है ना। वो टाउंट ना लगे और वो शिकायत ना लगे, उसको हम बेहतर रिफाइंड लाइन यूज कर सकते हैं। 2-4 दिन लगेगा, मैकेनिकल है, सामने वाले को भी ऐसी आदत पड़ चुकी होती बार बार ऐसे टोन खाने की, चोट खाने की और ऐसे सिर्फ शब्द भेदी बांध सहने की, तो व्यक्ति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। लेकिन विश्वास कीजिए, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, अच्छी लैंग्वेज, अच्छा टोन सबको अच्छा लगता है। तो केवल शिकायत का लहजा नहीं हो, केवल लड़ाई वाला या केवल किसी को डिग्रेडिंग या नीचे दिखाने वाला नहीं हो। रिश्तों की मधुरता, अच्छी बात देखिए सबको अच्छी लगती है ना, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमसे कोई अच्छे से व्यवहार करे तो अच्छा लगता है ना। और उसकी शुरुआत घर से होती है। घर में जो लोग लड़के जाते हैं, घर में जिनकी नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहती है, वो बेचारा बिजनेस में हो, जॉब में हो, बाहर कहीं भी जाता है, वहां भी लड़ाई करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, झल्लाता है, चीखता चिल्लाता है या परेशान रहता है, या कई बार इसकी वजह से लोग घर जल्दी नहीं आना चाहते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डेली गलतियां करते रहते, कभी इस पे ध्यान भी नहीं देते। तो आज का ये सेशन इसी पर था कि हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि पूरे दिन की एक्टिविटीज में हम क्या, और लगे कि सामने वाले व्यक्ति का लैंग्वेज ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है, तो कोई शिकायत नहीं। कई बार क्या होता है ना, लोग पता ही नहीं चलते, नो माइंड टॉक्स होती रहती है, मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और उसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। तो आपस में हम बैठ के कह सकते हैं कि देखो मैंने भी तुम्हें ऐसा बोला था, तुम भी ऐसा बोलते हो, क्या हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या। और विश्वास कीजिए, प्यार से समझाएगी ये चीज, लोग समझते हैं कि अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है, हस्बैंड वाइफ, उनके आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो मिलकर उसे हम थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। कोई अगर पेड़ सूखने लगे तो देखना चाहिए कि उसमें क्या कमी, खाद देना पड़ेगा, पानी देनी पड़ेगी, आसपास थोड़ा सा कुछ क्या क्या ऐसे करना पड़ेगा जिससे ये पेड़ थोड़ा सा फिर से हरा भरा हो जाए, नरिश हो जाए और अच्छा ग्रो करे। So we'll have to take care of all that. उसके बाद है लॉ ऑफ बैंक अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक व्यक्ति ये अपना एटीएम मशीन के सामने खड़ा था, वेट कर रहा था कि कोई व्यक्ति भीतर है, और वो बार बार प्रयास कर रहा है पैसे निकालने का, और उसे जब बार बार वो फेल दिखा रहा, नहीं निकल रहा है, तो बाद में झल्लाता है वो एटीएम मशीन को लात मारकर बाहर निकल रहा होता है। तो बाहर गार्ड शायद चाय वाय पीने आसपास गया था, उसने देखा कि इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने कहा क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या हुआ, आप क्यों गुस्साए हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो ना, मैं 10 बार ट्राई कर चुका हूं, मेरे पैसे ही नहीं निकल रहे। तो गार्ड कहता है आइए मैं एक बार ट्राई करता हूँ। बोला अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता। बोले नहीं मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं एक बार हेल्प करके देखता हूँ। तो व्यक्ति जाता है, ट्राई करता है, तो देखता है ना बैंक में पैसे ही नहीं है, उसके अकाउंट में ही पैसे नहीं है। तो वो बोलता है कि देखिए आपके बैंक में पैसे नहीं है, तो आप जितना अमाउंट निकाल रहे हो ना, इतना तो निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत है उसमें, उतना आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो। तो फिर भी वो झल्लाता हुआ, गार्ड को भी 2 बात सुनाता हुआ निकल जाता है। अक्सर हम अपने रिश्तों में ये गलतियां करते हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करते, मतलब, और विड्रॉल करना चाहते हैं, केवल हम प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देते नहीं है, हम जल पानी डालते नहीं, खाद डालते नहीं है जड़ में अपने रिश्तों में, लेकिन केवल हम विड्रॉल करना चाहते हैं, केवल हम पाना चाहते हैं अपने रिश्तों में। ये केवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं, हर एक रिश्तों में अक्सर हम ऐसा करते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल कर लेना चाहते हैं। अपेक्षा, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे नहीं टोका। अरे आप भी तो कभी पहल करो, ये पहले मैं ट्रेन छूट जाती है जिंदगी की, है ना। अक्सर देखें लोग इंतजार करते रहते, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे नहीं टोका। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है भूल गया हो, पता नहीं उसका मन कहाँ डाइवर्ट हो गया हो, आप याद ना रहे हो। आपकी प्रगाढ़ता आपके संबंधों में, आगे जाकर आप उनको कह सकते हैं आप कैसे हो, है ना, बिना किसी अहंकार के। क्या हो सकता है, किसका अहंकार और किससे अहंकार वास्तव में,
इसीलिए प्रेम प्रायोरिटी, संबंध प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाकी सब कुछ नीचे, सब कुछ गौन हो जाना चाहिए, है ना। सो आज हम लॉ ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ पे डिस्कशन कर रहे हैं और अभी का हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ बैंक अकाउंट। तो हमेशा सोचिए, कभी भी आप अगर कुछ अपेक्षा करते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति से, तो आप देखिए क्या आप कितना प्रतिदिन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आम का भी जो पौधा होता है ना, 2 दिन में फल नहीं देता, फल लगाते, उसमें जल डालते 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 सालों लगते हैं, उसके बाद एक समय आता है जब उसमें से फल देना शुरू करता है वो आम का पौधा। लेकिन अध्यात्म कहता है कि बिना किसी अपेक्षा के हमें सेवा करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए रिश्तों में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, इसलिए हमें हर एक रिश्तों में प्रॉपर देखना चाहिए कि मैं अपना तन से, मन से, धन से जो भी मैं कर सकता हूँ बेस्ट कैपेसिटी में, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने रिश्तों में, है ना। नहीं तो एटीएम कार्ड की तरह क्या होगा कि हम निकालेंगे और पैसा रहेगा नहीं तो निकलेगा कहाँ से। सो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट, है ना, कि हम कितना निकाल सकते हैं। इसलिए हर एक रिश्तों पे ये नियम लागू होता है और खासकर अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो हमें देखना ही चाहिए। So just like in a bank account, we cannot withdraw without investing. Similarly, without investing in a relationship, we cannot expect cooperation. So, law of bank account. अब है हैप्पी मैरिड लाइफ का नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ एप्रिशिएशन। देखिए, प्रशंसा हम सबको अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रशंसा करने की बात आती है तो हम महाकंजूस हो जाते हैं। अब उदाहरण से देखिए, जब हम भगवान से भी कुछ अपेक्षा करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो इत्यादि, चाहे मांगते हो या नहीं भी मांगते हो, या भीतर तो रहता ही है भाव, तो भगवान की कितनी प्रशंसा करते हैं। जितने भी हमारे भजन, कीर्तन, मंत्र, सब क्या है, एक्चुअली वी आर अप्रिशिएटिंग, है ना, गॉड्स क्वालिटी। उनके जो डिड्स हैं, उन्होंने भगवान ने, आपने उनके साथ ये किया, उस भक्त को उद्धार किया, आपने उसको ये फल दिया इत्यादि। ऐसे हम भजन गाते हैं, ऐसे प्रेयर्स करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। तो भगवान को यद्यपि इतनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में भगवान की प्रशंसा हम डेली करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहते होते हैं। सोचिए, जिस भगवान को अपेक्षा नहीं है हमसे कि हम प्रशंसा करें कि क्या करें, यद्यपि प्रेम किया जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपने रिश्तों में अपनी प्रशंसा कोई मिले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों की जब अपेक्षा की बात, दूसरों को प्रशंसा करने की जब बारी आती है तो हम कंजूस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं वास्तव में सबको अच्छा लगता है। विश्वास कीजिए, आप कई बार हमें लगता है ना कि किसी की बहुत प्रशंसा करेंगे ना तो सिर पे चढ़ जाएगा। ये सब महामिथ्या है, एकदम भूल है वास्तव में। बचपन से लेकर आज तक आप रिकॉल करें, जब भी आपको अप्रिशिएट किया गया, आपने दिल से वो काम किया, है ना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली है, जब भी आपको अप्रिशिएशन मिली, जब भी आपको प्रशंसा मिला, है ना, आपकी ऊर्जा कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है। हर एक व्यक्ति भूखा है इस प्रशंसा के लिए। तो केवल अपेक्षा ही ना करें, हम प्रशंसा करना भी सीखें। और कई बार क्या होता है ना, दिल में बहुत सारी बातें होती है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी कई बार हमारे रिश्ते खराब होते हैं। दिल में तो होना चाहिए प्रेम और मधुरता, हमें एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक गुलाब का फूल दे सकते हैं, कुछ अच्छा गाना सुना सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सामने बैठकर एक दूसरे की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, है ना। सबका तरीका एक ही स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है ना। एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है, और खासकर एप्रिशिएशन, हर एक छोटी से छोटी बात की प्रशंसा करना जब हम सीख जाते हैं, लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं। जो नकली जो प्रशंसा होती है वो कागज के नाव की तरह है, उसको डूबते देर नहीं लगती, और सामने वाला व्यक्ति इतना भी बुद्धू नहीं होता है कि उसको पता नहीं चलेगी असली प्रशंसा है नकली प्रशंसा है। और विश्वास कीजिए, सच में आप इस नजरिए से देखेंगे तो हर एक व्यक्ति में सुबह से शाम तक बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। उससे पता है क्या होता है, सामने वाले की ऊर्जा बहुत वाइब्रेंट रहती है, हाई रहती है। आप जो कि प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी शो करता है कि आपकी बैटरी चार्ज है ना। तो आप भी चार्ज है, सामने वाला भी चार्ज हो गया, तो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी ना। सो एक एटमॉस्फेयर पूरा, बच्चे भी सीख रहे हैं कि देखो एक दूसरे को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। और ये पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह काम आता है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, ये जेन्युइन होना चाहिए, नकली और मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा करना भी पड़े तो सीखने के लिए करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन हो वही प्रशंसा करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति में आपका नजरिया अगर बदल जाए, जैसे गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं। चाहे तो एक व्यक्ति पूरे जीवन कांटे गिनता रहे, और चाहे तो एक व्यक्ति गुलाब के फूल खूबसूरती पर कविताएं लिख दे, है ना। तो ये चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स। सो हम सब ये
आदत डेवलप करें प्रशंसा करने की। इससे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और विश्वास कीजिए, घर हमारी जड़ें हैं, हमारा रूट्स है। घर यानी मजबूत, जब हमारी जड़ें मजबूत रहती है ना, तो व्यक्ति बाहर ना बड़ा से बड़ा जंग जीत सकता है, विश्वास कीजिए, है ना। और कोई बिल गेट्स भी हो, कोई बड़ा से बड़ा रिचेस्ट व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा सफल व्यक्ति हो, अगर घर में उसको प्रॉपर अप्रिशिएशन, लव, केयर, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो व्यक्ति, उसकी ना जड़ें मजबूत रहती है, वो पूरा बाहर का जंग जीत जाता है, लेकिन वो हारा हुआ सा रहता है व्यक्ति, है ना। सो वी कैन डेवलप दैट, यू नो, आर्ट ऑफ एप्रिशिएशन। हम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 दिन लगेगा। कुछ भी सीखने में हमें टाइम लगता है ना, गाड़ी को 1 दिन में सीख जाता है क्या? कुकिंग को 1 दिन में सीख गया है क्या? सो इट टेक्स टाइम, बट ऐसा कई बार हमें पता ही नहीं होता वास्तव में, है ना। एक और बुक भी है, आप लोग ले सकते हैं, मैं कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है, हिंदी में है, लोक व्यवहार करके, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको नहीं याद रहे तो मैं लिंक, मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल शेयर यू द लिंक। सो ऐसी जो बुक्स है लोक व्यवहार की, आपको महसूस होगा कि आप अच्छे हैं, सामने वाला भी व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपके रिश्ते अच्छे नहीं है। कुछ न कुछ हमारे टोन में, व्यवहार में, लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसकी वजह से दो सही लोग भी एक्चुअली बिलग हो जाते हैं, कई बार ईगो के कारण, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, है ना। तो ये हमें लॉ ऑफ एप्रिशिएशन डेवलप करना चाहिए। एप्रिशिएशन शुड बी डन कॉन्स्टेंटली, लगातार, 1-2 दिन की नहीं बात है, कंटिन्यूअसली एंड कंटेम्पलेटिवली, कॉन्शियसली, एंड सी रिलेशनशिप गो अपवर्ड स्पाइरल। सो ऐसे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंटीमेसी, अंतरंगता। अंतरंगता में क्या है, बहुत सारे, जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो ज्यादातर देखा गया कि इनके जो फिजिकल रिलेशन जिनके अच्छे रहते हैं, डायरेक्टली कहें तो लाइक सेक्सुअल रिलेशनशिप जिस हस्बैंड वाइफ में अच्छे रहते हैं, उनका देखा गया उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद देखेंगे कि आप या हम पशु पक्षी तो है नहीं। सो सर्टेन एज के बाद, सर्टेन टाइम के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद, ये सब चीज ना लाइक यू नो, जितने लोग यंग रहते हैं, न्यू मैरिड कपल रहते हैं, उतना कुछ नहीं होता। तो उससे भी कई बार देखा गया कि रिश्तों में दूरी होती जाती है, खटास होता जाता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, अध्यात्म कहता है केवल 20% ही रोल है हमारा फिजिकल रिलेशनशिप का, हस्बैंड वाइफ के मामले में। 20% is physical, 30% is emotional intimacy. Only 20% plays the role of physical intimacy. 30% is emotional intimacy. है ना, भावुकता का, भावनाओं का आदान प्रदान, है ना। We are not animals actually. We are you know emotional human beings. हम सबके पास भावनाएं हैं. So emotions exchange करना, एक दूसरे की फीलिंग अंडरस्टैंड करना, मैंने शुरू में ही बताया था लॉ ऑफ एम्पैथी, जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति की जगह पर रहकर उसको अंडरस्टैंड करने का महसूस करना। और एक में और मुझे याद आ गया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सामान्यतः क्या होता है कि दोनों में से दोनों ना कोई गलत नहीं होता। आप उसकी दृष्टि से देखें तो आपको, आप चूंकि क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को ना ऐसे क्या कहना चाहिए उसको, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, अपने आप को ना पीड़ित समझता है व्यक्ति, मतलब मैं अच्छा हूं, सामने वाला व्यक्ति बुरा है। और ये दोनों तरफ से होता है, दोनों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। जैसे मैंने 6 का उदाहरण दिया कि आप अपनी तरफ खड़े हैं तो आपको 6 दिखाई दे रहा है, सामने वाले व्यक्ति को वही चीज 9 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है इंग्लिश का। सो वैसे ही कई बार खींचतान होती है। तो हमें एक दूसरे को समझने के लिए ना बहुत मेच्योर होने की जरूरत है। और सच्चाई तो ये है कि जब अपनी बारी आती है ना, तो हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हम सब दूसरों को सजेशन दे सकते हैं, दूसरों को राय दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तो हम सारा सब कुछ भूल जाते हैं वास्तव में। इसलिए ऐसे ट्रेनिंग की, ऐसे स्पिरिचुअल टॉक्स की जरूरत होती है, ताकि वो हमारी एनर्जी रिवाइव हो जाए, वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिवाइज हो जाए। सो एक मैंने सत्संग में सुना था, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी, बहुत यूजफुल है। कई बार क्या होता है, जो लेडीज होती है, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उनके बच्चे बड़े हो जाए, देखिए हम सबके भीतर ना एक छोटा बच्चा होता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए हैं, बड़े हो गए हैं, क्या हो गए। हम सबके भीतर वो बच्चा होता है, वो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट एक्चुअली ना ढूंढ रहा होता है सामने वाले व्यक्ति से। और सामने वाला व्यक्ति भी खाली होता है, सामने वाला व्यक्ति भी खाली होता है, तो एक दूसरे से वो ढूंढ रहे होते हैं और दोनों सुखी होते हैं वास्तव में। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ सकते हैं। जैसे जो लेडीज होती है, वो
इंतजार करती हैं कि हस्बैंड आएंगे, चाहे वो जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं, बाहर से आते हैं तो पूरे दिन में आपकी मम्मी ने क्या कहा, आपके भाई ने क्या कहा, आपके पापा ने क्या कहा, आपके रिश्तेदार ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, वो ब्ला 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 ब्ला, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती है। कोई पॉलिटिकल और कोई कंट्रोवर्शियल या कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई चर्चा नहीं होती हस्बैंड वाइफ के बीच में। एक्सेप्शनली कुछ लोग करते भी होंगे। सामान्यतः रहता है कि तुम जो भी कुछ मैं कहता हूं सुन लो बस। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक बच्ची है, स्कूल से आई है, पहली दूसरी क्लास में ही है वो, और वो माँ के पास जैसे ही माँ गेट पे मिलती है वहां से शुरू हो जाती है, मामा पता है आज क्या हुआ, मामा पता है आज क्या हुआ, मैम ने आज ये बोला, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, ऐसे ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन माँ बड़े प्यार से सुन रही होती है। और बच्चा बेसिकली आपका अटेंशन चाह रहा होता है, वो देख रहा होता है कि माँ मुझे कितनी सीरियसली ले रही है कि नहीं ले रही है ना। और यही चीज होता है जब धीरे धीरे वही बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपने ठीक से उसको नहीं सुना, वही एक्चुअली बाहर ना दोस्त ढूंढने शुरू कर देते हैं। उनको लगता है घर में तो मुझे कोई अंडरस्टैंड करता ही नहीं है, घर में तो मेरी बात कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है ठीक से। दे आर लुकिंग आउटसाइड फ्रेंड्स। सो बाहर एक्चुअली वो ढूंढने लगते हैं ऐसे दोस्त जहां वो अपने दिल की बात साझा कर सके। लेकिन कई बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत अच्छे रिलेशनशिप, वो कॉलेज में भी चले जाते हैं तो हर एक पूरे दिन की बातें शेयर करते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं भी लगता है कि बहुत ऐसे मीनिंगफुल नहीं भी है चीजें, लेकिन फिर भी वो प्यार से अटेंशन से सुनते हैं, सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही कोई महिला, कोई वाइफ कितनी भी उनका एज ग्रुप जितना भी हो गया हो, लेकिन वो एक उनके भीतर भी एक बच्ची होती है, वो चाहती है कि जो भी है बस मैं भड़ास निकाल दूं, मैं सुन लो, तुम आप कुछ करो नहीं करो वो बात की बात है, एटलीस्ट सुन लो। अब दूसरी तरफ हस्बैंड आता है, उसकी हालत होती है उस स्कूल के बच्चे की तरह जो बहुत गर्मी में, यद्यपि तो अब स्कूल में भी एसी है, कॉलेज बस में भी, कैब में भी एसी होता है, लेकिन सामान्यतः मान लीजिए कि बस ने थोड़ी देर दूर छोड़ा या कभी गर्मी थी या टाई भी बांधा हुआ है बंदा, जूते लगे हुए हैं तो उसको गर्मी लग रही है, थोड़ा सा टायर्ड भी हो, बहुत बैग हैवी है उसका स्कूल बैग, तो उसको लगता है ना गेट पे ही ना कोई मेरा बैग पकड़ ले, जूता खोल दे, मेरे कपड़े उतार दे, मेरा टाई, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, एक गिलास पानी दे दे। यही हालत होती है हस्बैंड की जब वो जॉब या बिजनेस करके आता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तोप रखा हुआ, फायर, डू 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 डू, पूरी दिन क्या क्या हुआ वो पक जाता है। अरे ये बंदा, अरे ऑफिस का इतना टेंशन है, काम का इतना टेंशन है, घर में आते ही देखो इतना टेंशन, फिर से एक अलग टेंशन। इसलिए बंदा, कई बंदे घर देर से आना पसंद करते हैं कि जाएंगे सोने के टाइम में या खाने के टाइम में कि बस ज्यादा सुनना नहीं पड़े, नहीं तो फिर से ऑफिस का अलग टेंशन, जॉब बिजनेस का अलग टेंशन, घर में जाकर अलग टेंशन एक वेट कर रहा होगा। सो वो डिले करता है। और कई बंदा हिम्मत करके आता भी है तो फिर वो टीवी देखने लग जाता है, उसको लगता है फिर बात करेंगे तो यही सब इधर उधर की बातें होंगी और मैं और अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। दोनों अपनी जगह सही है। एक बच्ची की तरह उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो सभी एक एक बातें शेयर कर देना चाहती है सामने वाले व्यक्ति से, है ना। और एक लड़की भी अपने माता पिता को छोड़ के आती है तो उसका हस्बैंड ही एक्चुअली सबसे उसका बेस्ट फ्रेंड और सब कुछ हो जाता है। और वास्तव में दो रिश्तों में जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वास्तव में उनके रिश्ते ही जो दोस्त की तरह है ना, जो है ना, उन्हीं के रिश्ते वास्तव में अच्छे होते हैं। और दोस्ती निभाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये हम सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। सो यहाँ पर दोनों को मेच्योर होना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम में, क्योंकि ये आपने क्लास सुन ली तो अक्सर क्या होता है, हम अपने को सुधारने के बजाय सामने वाले को सुधार देना चाहते हैं। ये देखो आज सत्संग में मैंने ना ये सुना कि हस्बैंड के लिए ऐसे कह रहे थे या वाइफ के लिए ऐसे कह रहे थे। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सामने वाले व्यक्ति को इंस्पायर करना है, प्रेरित करना है। हाँ, हो सकता है कुछ आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ सके तो कई बार अपनी बात आप समझा नहीं सकते तो ऐसे लिंक, ऐसे प्रोग्राम्स उनसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने कंफर्टेबल टाइम पे देख सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति सुकून से जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति शांति से जीना चाहता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, वास्तव में शांति नहीं चाहता, कलह नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोटी छोटी चीजें इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, उसे कई बार खटास आ जाती है रिश्तों में। लेकिन हम फिर से अपने रिश्तों को रिवाइव कर सकते हैं, बेहतर और स्ट्रांग बना सकते हैं। सो हस्बैंड को ये सोचना चाहिए कि सामने जो है ये मेरी वाइफ नहीं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसकी बात हम सुन लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर के लिए। और वाइफ को ये सोचना चाहिए कि बंदा स्कूल से आया, थका पिटा, परेशान है ना, इसको एक गिलास पानी पूछते हैं ना, इसका थोड़ा सा पूछते हैं ना कि क्या आप हाउ कैन आई हेल्प यू। एक जेन्युइन फीलिंग, मतलब सब कुछ बता के नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है,
सो दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अक्सर पता है रिश्तों में खिंचतान या दरार क्यों आती है? हम केवल अपनी सुख और शांति ढूंढ रहे होते हैं, केवल हम अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं, सामने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति तो सर्वगुण संपन्न है, 10 on 10 है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिलता, मुझे लव क्यों नहीं मिलता, क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलता, केयर क्यों नहीं मिलता। अरे सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही ढूंढ रहा हो। अखरोट की तरह होते हैं कई सारे लोग, ऊपर से सख्त दिखते हैं लेकिन भीतर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। सो कई बार पूरी जिंदगी 20 साल 25 साल निकल जाती है शादी की, लेकिन फिर भी फाइट, ग्रजेस, शिकायत, यही सब खींचतान, उलाहने, यही सब चलती रहती है। छोटी सी जिंदगी है, उसको हम अच्छे से जीना सीख सकते हैं और जहां भी जरूरत पड़े हमें प्रॉपर सलाह लेने की, काउंसलिंग की, लाइफ कोचिंग की, सत्संग अटेंड करने की, स्वाध्याय करने की, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और डिले भी नहीं करना चाहिए, है ना। एक सर्टेन टाइम के बाद ना, जैसे पानी, आपका कोई पौधा सूख रहा हो तो उसमें समय रहते ही जल देने से वो फिर से हरा भरा हो सकता है। बहुत ज्यादा डिले कर देने से वो फिर रिवाइव नहीं कर पाता कई बार। सो ऐसी बात नहीं है। हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इसके लिए। हमें से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता वास्तव में, ना तो भगवान ही नहीं हो जाएंगे हम लोग, लेकिन हम सब अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है ना। समस्या है तो समाधान भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। कई चीजों को डिले नहीं करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं, है ना। दूसरा क्या है, अध्यात्म यहाँ पर कहता है कि पता है क्या, बाकी जितने भी मैकेनिकल या टेक्निकल जितनी भी बातें हैं वो सब तो ठीक है, काम करती है ऑफ कोर्स, लेकिन अध्यात्म कहता है कि हर एक जीव में परमात्मा का वास है। हर एक जीव आत्मा है और वो परमात्मा का ही अंश है। तो ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से हमारा विचार नहीं मिल रहा है। मैंने पहले उदाहरण दिया कि माता, पिता, भाई, बहन, केवल 4 लोग भी हो परिवार में, उनके भी चारों के चारों एक जैसे विचार नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम साथ में रहना पसंद करते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं और सामने वाले व्यक्ति को सोचते हैं कि तुम अच्छा। कई बार जो है ना, जो बहुएं होती है वो हमेशा थ्रू आउट लाइफ अपने सास को शिकायत करती है, लड़ती झगड़ती है, उलाहने करती है। हस्बैंड को भी कहीं न कहीं टॉर्चर कर देती है कह के अपने माँ से कंपेयर कर करके। अब लड़के के लिए वो भूल जाती है कि जिस माँ की मैं दिन रात चर्चा कर रहा हूँ, लड़के के लिए वही माँ, वही हीरोइन है वो सबसे पहला प्रेम वही उसका माँ। तो माँ सबके लिए प्यारा है, लड़की के लिए भी अपनी माँ बहुत प्यारी है, लड़की के लिए अपना माँ। तो एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह कई बार हम कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयर आप जैसे ही करते हैं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, 10 on 10 ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता भगवान को छोड़कर। तो हम सब कमियों के साथ बने हैं, तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो जैसा है स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमने अपने 5 उंगलियों को अलग अलग साइप एंड साइज में स्वीकार किया है। हर एक रिश्तों में स्वीकार भाव, है ना। और दूसरा, जब भी हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी भगवान की ही संतान है, भगवान उसके हृदय में रहते हैं, उस व्यक्ति को मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ, कैसे मैं उसका अपमान कर सकता हूँ। तो केवल जब हम बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं ना, सोल से नहीं, वहां पर भी बात ज्यादा टिकती नहीं है। मैकेनिकल आप कितनी भी ट्रेनिंग, मोटिवेशनल सेमिनार से अटेंड कर लीजिए, लेकिन जब तक हम सोल कॉन्सियसनेस में या गॉड कॉन्सियसनेस में जीना नहीं सीखते, तब तक बात बनती नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति भी भगवान की ही रचना है। तो हम सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। हम सब वी आर वन फैमिली विद डिफरेंट ओपिनियंस। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वी आर ऑल वन फैमिली। ये केवल हस्बैंड वाइफ के रिश्तों पे नहीं, आपके जितने भी फैमिली है, रिलेटिव्स है, सोशल ग्रुप्स है, सबको सोचना चाहिए हम सब भगवान के बच्चे हैं। वास्तव में हमारे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अपब्रिंगिंग्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेट्स एक्सेप्ट दिस। नोबडीज कैन बी 100% परफेक्ट, सो लेट्स एक्सेप्ट। सो लॉ ऑफ इंटीमेसी में ध्यान रखिए, 20% आपका फिजिकल रिलेशन रोल प्ले करता है, 30% आपका इमोशनल बॉन्डिंग प्ले करता है और 50% रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत जरूरी है। सो 20% फिजिकल इंटीमेसी, 30% इमोशनल इंटीमेसी एंड 50% स्पिरिचुअल इंटीमेसी। अब ये स्पिरिचुअल इंटीमेसी कैसे? साथ साथ में पूजा करना, साथ साथ में खाने का प्रयास करना, साथ साथ में मंगल आरती करना, साथ साथ में भगवान का जप करने का प्रयास करना, साथ साथ में ध्यान करने का प्रयास करना, साथ साथ में भगवत गीता सुनना या सत्संग सुनना, भगवत गीता पढ़ना। देयर आर मेनी वेज। कहते हैं ना, द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आजकल पता है क्या हो गया है?
सब 4 लोग हैं, 4 लोग अलग अलग दिशा में रहते हैं, इसीलिए रिश्तों में वो बॉन्डिंग मिसिंग होती जा रही है। पहले क्या होते थे, लोग एक साथ भजन कीर्तन करते थे, सुबह में एक साथ लोग पूजा करते थे, शाम में एक साथ लोग रामायण की कथा सुनते थे या एक साथ ही आरती इत्यादि करते थे। इससे बॉन्डिंग बढ़ती है। वास्तव में छोटे छोटे प्रयोग, बहुत खींचता नहीं, इसके लिए फाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। कई बार भक्ति के कारण भी फाइट हो जाती है। कई लोग जैसे बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ भक्ति को ज्यादा ही करने लगते हैं, मंदिर में ज्यादा समय देते हैं और अपने रिश्तों पे या फैमिली में टाइम ठीक से डिवोट नहीं कर पाते, है ना। इसकी वजह से भी खींचतान हो जाती है। और ठीक वैसा भी है जैसे कई लोग बिजनेस में, जॉब में टू मच, ऐसा लगता है जैसे अपने बिजनेस से, जॉब से ही शादी कर ली हो, है ना। वो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते अपने फैमिली को, है ना। और फिर बाद में कहते हैं अरे हम सब कुछ फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। अरे आपके लिए, फैमिली के लिए टाइम भी कीमती है। किसी वाइफ ने कहा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, उसने जो भी कहा, उसने कहा कि एक दिन का कितना, उसने बोला 4000 रुपीज, बोला आधे दिन का कितना, बोला 2000 रुपीज। तो वाइफ कहती है मैं तुम्हें 2000 रुपये देती हूँ, आज आधा दिन तो मुझे दे सकते हो अपना। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ रिश्तों में। सो वीकेंड्स में कभी घूमने जाना, है ना, साथ में प्रेयर्स करना, और जहां भी कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक साथ में जाने का प्रयास करना चाहिए। इसी बहाने जैसे खाना खाने के बाद कई लोग जैसे साथ में टहलते, दिस इज गुड प्रैक्टिस। इस तरह मॉर्निंग वॉक में या मॉर्निंग योगा करते हैं आप, साथ में कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। सो इसमें उसके लिए फाइट नहीं हो, खींचतान नहीं हो, लेकिन एक दूसरे की सहूलियत देकर, एक दूसरे को इंस्पायर करके, क्योंकि अल्टीमेट गोल है प्रेम एंड हार्मनी, लव एंड हार्मनी, है ना। अपने बात साबित करना या कोई चीज, कोई अच्छी से अच्छी चीज भी हो, लेकिन लगे इसके वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां आ रही है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। एक उदाहरण आता है जो अमरगुला प्रभु ने बताया था उस दिन, कि ज्यादातर ना इस्कॉन की मैट्रिमोनियल है। सो नॉर्मली क्या होता है कि इस्कॉन में क्या होता है, ऐसे लड़के और लड़की मिलते हैं शादी के लिए जो नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, यानी इलिसिट रिलेशनशिप जिनके नहीं होते, मांसाहार नहीं करते, जुआ इत्यादि नहीं खेलते। तो इस्कॉन की मैट्रिमोनियल पे ज्यादातर, और फिर 16 माला का जप करते हैं या कुछ भी भगवान का जप करते हैं, ऐसे लोगों को आपस में तो अच्छा रहता है, उनकी ना मैच करती है कई सारी एक्टिविटीज, तो उनके रिश्ते अच्छे निभते हैं। लेकिन कई बार लोग ना फॉल्स इंफॉर्मेशन मैट्रिमोनियल्स में डाल देते हैं और बाद में बहुत भारी पड़ता है वो। तो एक लड़की थी ऐसे ही, वो आती थी तो मंदिर में आती थी गोपी ड्रेस पहनकर, तिलक लगाकर और जप थैली इत्यादि भी लेकर। तो लड़के को लगा कि भाई बहुत सुंदर, ये तो गोपी ड्रेस में आती है, मंगल आरती में भी आती है, जप थैली भी रहती है, तो सी मे बी ए गुड डिवोटी। बट घर में वो ऐसे वो निकर में रहती है और कोई जप नहीं करती थी, और उसका आदत था कि वो बहुत ज़्यादा लाइक वेस्टर्न गाने सुनती थी, बहुत ज़्यादा रॉक म्यूजिक वगैरह, और हरे कृष्णा मंत्र से उसको कोई लेना देना नहीं था। ऐसे कई लोग नकली भक्त भी होते, तिलक लगाते थे, धोती कुर्ता पहन लेते हैं और किसी और उद्देश्य से ही मंदिर में भी जाते हैं, है ना। तो अब क्या किया जाए भाई, बड़ी बड़ी हताशा हुई। तो इसमें ऐसे चांसेस होते हैं कई बार तलाक के केसेस भी हो जाते हैं, खींचतान, क्योंकि दोनों अलग अलग, एक तो सही डिटेल्स साझा नहीं की गई और कई बार खींचतान हो जाती है। लड़का ये अच्छे से सब कुछ नियम फॉलो कर रहा है, लड़की ठीक उसके विपरीत है, इट मे बी वाइस वर्सा, एनीवन। तो क्या हुआ, क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर काउंसलर से सलाह ली कि देखिए मेरी ऐसी शादी तो होगी, लेकिन ऐसा ऐसा है, अब क्या करना चाहिए। तो जो काउंसलर भी कैसे किस लेवल के हैं उस पर बहुत डिपेंड करता था। बहुत ही वो अच्छे लव एंड कंपैशन वाले थे। उन्होंने बड़ी समझदारी से एक बात कही कि ठीक है, आप फोर्स मत कीजिए उसको जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, या तिलक लगाने के लिए, या नियम पालन करने के लिए। आप उसको क्या क्या अच्छा लगता है, आप कुछ उसकी सुननी शुरू कर दीजिए। तो उसने सबसे पहले उसने देखा कि अब साथ में सोते हैं तो उसको रॉक म्यूजिक सुनने की आदत, एक लीड उसने सुनना शुरू कर दिया रॉक म्यूजिक, डिंग टैंग डिंग डिक्चो चल रही जो भी है। अब इसका टेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू कोप अप, जस्ट टू मेक बेटर रिलेशनशिप वो करता है। धीरे धीरे ऐसा हुआ तो उसको अच्छा लगा। लड़के को देखो ये खाली हरे राम हरे कृष्णा जपते थे, आज इन्होंने मेरा सुना, अच्छा लगता है। चाहे हमारी आदत गंदी से गंदी हो, लेकिन कोई व्यक्ति हमारा साथ दे रहा हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वंडरफुल। तो एक हार्ट विनिंग सिचुएशन आ गया। धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऐसी डील हुई कि चलो ठीक है, तुम पूरे दिन मान लो 6 गाने सुनते हो ना, तुम 5 वेस्टर्न सुनना, 1 हरे कृष्णा जाप सुन लेना, वो भी वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, बहुत एक से एक हरे कृष्णा रॉक म्यूजिक वगैरह भी आती है। सो सी एग्रीड, यस दिस इज ओके।
ऐसा करते 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 कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि अब वो केवल हरे कृष्ण का मंत्र जाप करती है, सारा नियम फॉलो करती है और सारा वेस्टर्न म्यूजिक छूट गया उसका। धीरे धीरे पता नहीं कभी कभार वो सुन भी लेती होगी। सो दिस इज ऑल पॉसिबल। हालांकि इसमें बहुत धैर्य और बहुत प्रेम की आवश्यकता होती है। तो फोर्स नहीं है रिश्तों में, ये फोर्स और पावर ज्यादा चलते नहीं है। विनिंग हार्ट्स, एक दूसरे का दिल जीतना, एक दूसरे की कमी को उल्हा देने के बजाय, क्रिटिसाइज करने के बजाय सुधारना, है ना, उससे क्या होता है 1 और 1 11 हो जाता है। दोनों पटरी बराबर सही चले ना तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है और अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होगा, आप सुकून में रहेंगे, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा, आप चैन की नींद सो पाएंगे, आपके जीवन में मिठास होगी और उसकी वजह से आपके घर में एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनेगा। बच्चों को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, फिर जो आपको देखने वाले हैं उसकी वाइब्रेशंस आपके माता पिता तक भी पहुंचती है। सो विन विन सिचुएशन हर एक तरीके से, कहते हैं ना, इसलिए जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। सो व्हेन वी वर्क ऑन रूट ना, एवरीथिंग नरिशेस, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सो ये था लव ऑफ इंटीमेसी। नाउ द फास्ट लास्ट नॉट द लीस्ट इज पति पत्नी और वो। सो मैंने बोला था कि वो कौन है। सो अक्सर जो ना ऐसी मूवी बनी है पति पत्नी और वो, और बड़ा चटपटा और मसालेदार ये टॉपिक बन जाता है, लेकिन वास्तव में ये है लव थर्ड पार्टनर एंड दैट थर्ड पार्टनर इज लॉर्ड कृष्णा। भगवान को वो बना लेना, है ना, पति पत्नी और वो। इससे होता क्या है जैसे जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से बात होती है कि हस्बैंड कहता है कि देखो मैं पहली मुलाकात हमारी, इसलिए एक बात रिवील कर देना बहुत जरूरी है कि मैं ना मेरा फर्स्ट लव कोई और है। तो पत्नी एकदम से चौंक जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि क्या है। तो वो बोलता है ही इज लॉर्ड कृष्णा, वो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है और उसके बाद ही कोई है हमारे जीवन में। सो आई होप यू डोंट माइंड। तो मुस्कुराने लगती है बिकॉज दोनों डिवोटी होते हैं, तो दो लोग एक लाइक माइंडेड हो तो उनके लिए एक खुशी की बात होती है, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती, उनको तो अच्छा लगता है। तो लड़की कहती है कि देखिए बुरा मत मानिएगा ना, मेरी आंखों में भी कोई और बसता है। तो हस्बैंड घबरा जाता है, अरे कौन, बताओ। बोले भगवान मदन मोहन कृष्ण है, बांसुरी बजाते। तो दोनों एक दूसरे को की आंखों में देखते हैं और उनकी इंटीमेसी बहुत बढ़ जाती है और प्रेम उनका बढ़ जाता है। वास्तव में क्या है, जिन भी हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, जिन भी रिश्तों में भगवान प्रायोरिटी में है और जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है ना, वही सच्चा प्रेम कर सकता है एक दूसरे से। वो धोखा नहीं देगा किसी को, क्योंकि वो हमेशा देखेगा कि भगवान मुझे देख रहा है। वो हमेशा इस भाव में जीता है साक्षी बनाकर कि परमात्मा मुझे देख रहा है। तो जिसका पहला प्यार परमात्मा है, फर्स्ट लव जिनका भगवान है, वही सच्चा प्यार कर सकता है किसी भी व्यक्ति से। बाकी जो ये कहते हैं ना कि तुम सच्चा प्यार हो, तुम ये ऐसा प्यार हो, असली प्यार हो, ये सब एक्चुअली ना फिर ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सो हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा पहले नहीं हुआ, तो अब भी आज भी हम पति पत्नी और वो। सो तीसरा व्यक्ति है, वो जो थर्ड पार्टनर है, वो भगवान है। जिनके रिश्तों में भी वो पति पत्नी और ये वो रहेगा, ये थर्ड पार्टनर भगवान के रूप में, विश्वास कीजिए उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे। आज जो बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस हो रहे हैं ना, तलाक के, कोर्ट केसेस, पता नहीं क्या 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 है ना, इससे बिखर रहे हैं लोग। और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। तो पश्चिमी सभ्यता में क्या है, धन भी है, वैभव भी है, ऑपुलेंसेस भी है, हायर एजुकेशन भी है, लेकिन तलाक के केसेस, कोर्ट के केसेस, सेक्रेटरीज के केसेस, ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है। तो उनकी नकल करते करते ना हम अपनी संस्कृति भूल गए। वास्तव में समाज में समरसता नहीं है, आपसे प्रेम में समरसता नहीं है। कारण क्या है, हम गीता पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, रामायण पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, उपनिषद की कथाएं इत्यादि हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं है। इसके कारण क्या हुआ ना, जीवन में सब कुछ है लेकिन ड्राइनेस है, सूखापन है। परमात्मा का ज्ञान और ये सारी जो टीचिंग्स है, ये सब ना अमृत है, वास्तव में ये मिठास है ना। कोई रसगुल्ला आपको खिला दे लेकिन उसमें रस ही ना हो तो मजा आएगा क्या आपको ऐसे रसगुल्ला खाने में। वैसे ही जिंदगी में दिखने में सबको सब कुछ अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज फाइन, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, खूब पैसे हैं, खूब रुतबा है, लेकिन आपस में उनके रिश्तों की ना बैंड बजी हुई है,
रिश्तों में इतनी खटास है, इतना एरोगेंस, इतना, क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों पावरफुल होते हैं, दोनों रिच होते हैं। भाई लड़की वाले को लगता है मैंने तुम्हें इतने करोड़ दी, इतने करोड़ों की गाड़ियां दी, बंगला फ्लैट दे दिया, तुम फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। लड़के वाले को लगता है अरे तुम्हारी वजह से मैं कोठी और बंगला है मेरे पास है नहीं क्या, तुम किस बात की मुझे धौंस दे रहे हो। मतलब क्या है, संस्कार में कमी। संस्कार में क्या, अध्यात्म में कमी, अध्यात्म परमात्मा के ज्ञान में कमी। सो ये सब ना हमें लगता है ना ये बड़े बुजुर्गों का काम है, ये तो जो आउटडेटेड लोग हैं उनका काम है। अरे नहीं, किसको सुकून और शांति नहीं चाहिए, और जिसके जीवन में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, नहीं है सुकून और शांति जीवन में। दिखता है बाहर में, नशे का आदी हो जाते हो, ड्रग्स लेने लगते हैं, है ना, अलग अलग पता नहीं कितने सारे संबंध, पति के 3-4 अलग इलिसिट रिलेशनशिप है, पत्नी के अलग अपनी पार्टियां और क्लब हो रही है, ऑल बुलशिट। सो वी कैन सेव आवर लाइफ, वी कैन सेव आवर रिलेशनशिप, और उसको हम बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। उसमें वही है, जड़ में पानी डालना, यानी अपना थर्ड पार्टनर परमात्मा को बना लेना। और परमात्मा को मानते तो सब है, लेकिन केवल मानने से नहीं होगा, उनकी टीचिंग्स को भी अपने जीवन में इम्बाइब करना, अडॉप्ट करना, कि भगवान गीता में क्या कहते हैं, रामायण में क्या संदेश दिया गया है, उपनिषद की कथाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, श्रीमद् भागवतम से हमें क्या क्या सीख मिलती है। ये सारी चीजें वास्तव में हमारे जीवन में मिठास बढ़ाती है, प्रेम बढ़ाती है। नहीं तो बाहर कितनी भी सुख सुविधा बढ़ जाए, लेकिन जीवन में सूखापन रहता है, ड्राइनेस रहती है, मिठास और प्रेम और वो हार्मनी एक्चुअली मिसिंग हो जाती है, केवल कहने की बात हो जाती है। और आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑलरेडी स्वाध्याय सत्संग साधना में इतनी रुचि रखते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भी स्वाध्याय साधना सत्संग और सेवा है, उसके जीवन में ड्राइनेस नहीं रहेगा, मिठास रहेगी, है ना। और जिस मात्रा में हम इसको इन्वॉल्व करते हैं अपने लाइफ में, शाम को देखना चाहिए हम कितनी देर आध्यात्मिक चर्चा सुन पाए या देख पाए, और कितनी देर पूरी संसारिक चर्चा में हम रहे या देखे या सुना। सो वैसी ही चीजें हम यहाँ पर संस्कार बना रहे हैं। सो बेहतर है कि हम अधिक से अधिक आदत बना लें। विश्वास कीजिए, मन हमारा बच्चे की तरह है, एक गलत चीज की आदत लग सकती है तो अच्छी चीज की आदत क्यों नहीं लग सकती है। तो हम अच्छे लोगों का ऐसे संग बढ़ेगा, और आप फिर देखेंगे कि गुलाब के कांटे रहेंगे, लेकिन आप कांटे गिनना छोड़ देंगे, आप गुलाब की खूबसूरती पर, उसके खुशबू पर आप कविताएं लिखना सीख जाएंगे। वैसा ही हमारे हस्बैंड रिलेशनशिप में भी है, सामने वाले व्यक्ति में केवल कांटे कांटे मत देखिए, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। दुनिया उसकी तारीफ करता है, आप केवल उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराइयां निकालते हैं। ये दोनों ही गलतियां करते हैं वास्तव में। तो हस्बैंड को सोचना चाहिए कि छोटी सी बच्ची है, भले इसकी उम्र चाहे जो भी हो गई हो, और वाइफ को सोचना चाहिए कि उम्र भले बड़ा हो गया हो, ये बड़ा बिजनेसमैन हो, सोशल स्टेटस जो भी हो, लेकिन ये बच्चा उस छोटे से बच्चे की तरह जो स्कूल से थक हार के आएगा और चाहता है कि कोई एक गिलास पानी दे दे, मेरा बैग उतार ले। So we are all looking for love, care and respect of this kind. So केवल हम अपेक्षा ना करें, हम देना सीखें, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो देंगे, नहीं तो दो खाली बर्तन हमेशा लड़ाई करते रहते हैं आपस में, है ना। सो एक दूसरे को फुलफिल करने की चेष्टा करनी चाहिए, केवल अपने लिए मैं करते हुए नहीं रहना चाहिए। केवल मैं कहने वाला जो है केवल ड्राई रहता है, सूखा रह जाता है। देना सीखना है, हमें मैच्योर होना है ना। दूसरों एम्पैथी, आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो लोग लेट से जुड़े हैं। सो एक बार ये था हमारा लॉ ऑफ एम्पैथी, यानी दूसरों के हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हैप्पी मैरिड लाइफ की मैं चर्चा कर रहा था। जो लोग लेट से जुड़े हैं वो शुरू से पूरे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सो लॉ ऑफ एम्पैथी है दूसरों के जूते में अपना पैर रख के देखना, दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस है जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को माफ कर देना। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है जो जैसा है उसको स्वीकार करना, टेढ़ा है पर मेरा है। लॉ ऑफ प्रायोरिटी, आर्गुमेंट्स जीतना प्रायोरिटी नहीं है, रिश्तों को बचाना प्रायोरिटी है। हार कर भी आप जीत जाते हैं अपने रिश्तों को, और यही करना चाहिए हमें। लॉ ऑफ सेंटेंस सैनिटाइजेशन, मतलब टोन अच्छा रहना, हमेशा टॉन्ट करना, शिकायत करना और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को नीचा दिखाना, कंपेयर करना, सबसे बड़ी गंदी आदत ये है। हम दूसरों को कंपेयर करके उसके कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। हम दुनिया उसकी तारीफ करते हैं और आप घर में उसका जड़ खोखला करते रहते हैं। एक दूसरे का हो सकता है हस्बैंड वाइफ वाइस वर्सा, कि हम उसकी निंदा करके उसको ह्यूमिलेट करके, उसको बुरे शब्द का इस्तेमाल करके, पुरानी बातें याद करके, माफ ना करके हम उसकी जड़ खोदते रहते हैं, कमजोर करते रहते हैं। उसका नुकसान भी आप ही को मिलता है, क्योंकि वो आप एक दूसरे के लिए वो छाया हो, वास्तव में वो बरगद का वृक्ष हो, अच्छा छाया होगा, हरा भरा पेड़ रहेगा तो आप ही को छाव मिलेगी। सो वी कैन नरिश दैट रिलेशनशिप। लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, बिना इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल मत कीजिए, हर एक रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। लॉ ऑफ
एप्रिशिएशन, एक दूसरे की प्रशंसा करना, हम सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है. लेट अस अप्रिशिएट ईच अदर, दैट इज एन एनर्जी. एंड लॉ ऑफ इंटीमेसी है 20% फिजिकल, 30% इमोशनल एंड 50% स्पिरिचुअल. एंड पति पत्नी, और वो मैंने वही बताया था आज के जिस टॉपिक ही था, यानी थर्ड पार्टनर भगवान को ऐड करना अपनी जिंदगी में, और इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप विन विन सिचुएशन में रहता है. एक वीक तक इन सारी चीजों पे काम कीजिए, हो सके तो नोट्स बनाइए, है ना, और इस पे काम कीजिए, और आपके जीवन में कुछ खूबसूरती बढ़ी है इसके कारण हमें जरूर बताइए, फोन करके, मैसेज करके, है ना. हमें अच्छा लगेगा. आपकी खुशी से मेरी खुशी मल्टीप्लाई होती है. वास्तव में आध्यात्मिक खुशी का जो है रहस्य इसी में छुपा हुआ है. जब हम दूसरों को खुश देकर खुश होते हैं, यही वास्तव में रियल हैप्पीनेस है. केवल अपनी खुशी के लिए व्यक्ति जो है फिर कुड़ता रहता है, एक पिंजरे में बंद कर लेता है खुद को. सो दूसरों की खुशी देखकर खुश होना, ये आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है, और इसमें आनंद ही आनंद है. हरे कृष्णा. सो आज हमारा सत्संग इसी पर था कि पति पत्नी के संबंधों में कैसी मधुरता आए और हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे सस्टेन करे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको अच्छा लगे तो और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हैं. आपकी एक शेयर क्या पता किसी की जिंदगी बचा सकती हो, किसी के रिश्तों में मधुरता ला सकती हो.